हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंथेसिस, जिसके अंतर्गत हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना बताया है। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आई प्रॉमिस कि अंत में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, इसका अर्थ होता है जोड़ना। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस के अंतर्गत हम निम्नलिखित तीन शीर्षकों का अध्ययन करते हैं। Combination of simple sentences into one simple sentence. सेकेंड है combination of simple sentences into one complex sentences. थर्ड है combination of simple sentences into one compound sentence. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट combination of simple sentences into one simple sentence. यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की निम्नलिखित 8 विधियां हैं। फर्स्ट है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, सेकंड इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, थर्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, फोर्थ है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, फिफ्थ है नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, सिक्स्थ है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, सेवेंथ है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और आठवां है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है तथा इसके हिंदी अर्थ के अंत में हुए शब्द आता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस की निर्माण निम्नलिखित कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट है जब वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होते हैं, जब वाक्यों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होते हैं, जब एक कार्य शुरू होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है और दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। एक बात का ध्यान देंगे, दिए गए वाक्यों के फाइनाइट वर्ब में से उस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है। एग्जाम्पल देखिए, उसने एक सांप को देखा, वह भाग गया। ही सॉ ए स्नेक, ही रैन अवे। तो इसमें सा वर्ब है, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम पार्टिसिपल बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हो जाएगा सीइंग अ स्नेक कामा ही रैन अवे। सांप को देखकर वह भाग गया। नेक्स्ट है वह उछल पड़ी, वह भाग गई। सी जंप्ड अप, सी रैन अवे। तो इसका हो जाएगा जंप्ड में लगाएंगे हम, जंप में आईएनजी, तो हो जाएगा जंपिंग अप। सी रैन अवे, कूदते हुए वह भाग गई। उसके पति की मृत्यु हो गई, उसने खबर सुनी, वो बेहोश हो गई। तो हो जाएगा हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। तो इसमें हर्ड को
फर्स्ट फॉर्म हियर होता है, इसमें हम लगाएंगे आईएनजी और इसका पार्टिसिपल बनाएंगे तो हो जाएगा हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। इसका हो जाएगा पति की मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। नेक्स्ट है उसने अपनी तलवार खींच ली, उसने अपने दुश्मन पर हमला किया तो हो जाएगा ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो ड्रू का फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रॉ, आईएनजी लगा देंगे, ड्राइंग हो जाएगा तो हो जाएगा ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। अपनी तलवार खींचते हुए अब उसने अपने दुश्मन पर हमला किया। नेक्स्ट है उसने चाकू ले लिया, उसने मुर्गी को मार दिया। ही टुक अ नाइफ ही किल्ड द हैन। तो टुक में आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा टेकिंग अ नाइफ ही किल्ड द हैन। चाकू निकालकर उसने मुर्गी को मार डाला। नेक्स्ट है मैं घर पहुंच गया, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। आई रिच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। तो इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा रिच में आईएनजी लगाएंगे रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए। दोस्तों यदि दिए गए वाक्य में बी फॉर्म यानी कि इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह चलते चलते थक गई थी, वह आराम करने के लिए लेट गई तो हो जाएगा शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो यहाँ पे वाज आया है तो इसका बन जाता है बीइंग। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। चलते चलते थक कर वह आराम करने के लिए लेट गई। नेक्स्ट है वह भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। ही वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड। तो यहाँ पे वाज आया है तो बीइंग होगा, इसका पार्टिसिपल बनेगा बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। भूखे रहने के कारण उसने अपना भोजन ले लिया। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया। ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो वाज आया है तो बीइंग हो जाएगा बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। दोस्तों अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे मैंने मोहन को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो यहाँ पे आई सा मोहन ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एब्यूजिंग है, इसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट मोहन से है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आई सा मोहन एब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने मोहन को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे अपना पर्स मिल गया, यह खो गया था। आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। तो लॉस्ट जो है पर्स की विशेषता है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है और यह थर्ड फॉर्म है। तो इसका बनेगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। मैंने उसे एक उपहार दिया, यह सुंदर था। आई गेव हिम अ गिफ्ट इट वॉज ब्यूटीफुल। तो हो जाएगा आई गेव हिम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैंने उसे एक सुंदर उपहार दिया।
नेक्स्ट है यह एक फूल है, यह मुरझाया है। तो हो जाएगा दिस इज अ फ्लावर, इट इज फेडेड। तो यहाँ पे फेडेड क्या है? एडजेक्टिव। तो हो जाएगा दिस इज ए फेडेड फ्लावर, यह एक मुरझाया हुआ फूल है। नेक्स्ट है मैंने एक बाघ देखा, यह घायल हो गया था। आई सा ए टाइगर, इट वॉज wounded। तो हो जाएगा आई सा ए wounded टाइगर, मैंने एक घायल बाघ को देखा। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो कार्य पहले होता है उसके फाइनाइट वर्ब का परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण निम्नलिखित कंडीशंस में करते हैं। फर्स्ट है दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। सेकंड, दिए हुए वाक्यों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। और थर्ड है दिए गए वाक्यों में से एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था, वह बाजार गई। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। अपना कार्य पूरा करने के बाद वह बाजार गई। पिता ने अपना नाश्ता कर लिया था, वह अपने कार्यालय गए। द फादर हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू हिज ऑफिस। तो हो जाएगा हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, द फादर वेंट टू हिज ऑफिस। नाश्ता करने के बाद पिता अपने कार्यालय चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने क्रिकेट जीत लिया था, उन्होंने पार्टी में हिस्सा लिया। तो दे हैड वन द क्रिकेट, दे टुक पार्ट इन द पार्टी। तो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल से हैविंग वन द क्रिकेट, दे टुक पार्ट इन द पार्टी। क्रिकेट जीतने के बाद उन्होंने पार्टी में भाग लिया। दोस्तों, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसे पैसिव फॉर्म में ही बदलकर पार्टिसिपल बनाते हैं। तो इसका पैसिव में पार्टिसिपल होता है हैविंग बीन। एग्जाम्पल देखिए, उसे उसके शिक्षक द्वारा दंडित किया गया, उसे दुख हुआ। शी वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, शी फेल्ट सॉरी। तो हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाई हर टीचर, शी फेल्ट सॉरी। अपने शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने पर उसे खेद हुआ। बाई यूजिंग इन्फिनेटिव। दोस्तों, यह सिंथेसिस का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास समय नहीं था, मैं तुम्हें नहीं दे सका। तो इसका होगा आई हैड नो टाइम, आई कुड नॉट गिव यू। तो इसका होगा चूँकि आई कुड नॉट गिव यू ये उद्देश्य को शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम इन्फिनेटिव टू में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा आई हैड नो टाइम टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए समय नहीं था। नेक्स्ट है उसकी 3 बेटियां हैं, उसे उनकी शादी करवानी होगी। तो इसका हो जाएगा
ही हैज़ 3 daughters. ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। तो यहाँ पे ही हैज़ टू गेट देम मैरिड यह उद्देश्य को शो कर रहा है, इसीलिए इसके फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनेटिव टू में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही हैज़ 3 daughters टू गेट देम मैरिड। उनकी शादी के लिए उसकी 3 बेटियां हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बहुत बूढ़ा है, वह चल नहीं सकता। तो इसका हो जाएगा ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे बन जाएगा इसका ही इज टू ओल्ड टू वॉक। वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। नेक्स्ट है, रवि तेजी से भागा, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। तो हो जाएगा रवि रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो इसका बन जाएगा रवि रैन फास्ट, फिर हम ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, क्योंकि यह उद्देश्य को शो कर रहा है, इसीलिए इसके फाइनाइट वर्ब को हम टू में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा टू गेट प्राइज। रवि रैन फास्ट टू गेट प्राइज। पहला पुरस्कार पाने के लिए रवि तेजी से भागा। नेक्स्ट है, वह आगरा गया, वह वहाँ ताजमहल देखने गया था। तो हो जाएगा ही वेंट टू आगरा, ही वेंट देयर टू सी द ताजमहल। तो इसका बन जाएगा ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया था। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। दोस्तों यह चैप्टर चल रहा है सिंथेसिस का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो देखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ है स्वतंत्र कर्ता। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस निम्नलिखित कंडीशन में बनाते हैं। जब दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हों, जब दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य रीजन यानी कि कारण और दूसरा वाक्य रिजल्ट यानी कि परिणाम को दर्शाता हो। एक नियम देखिए, दिए गए सेंटेंस में जो वाक्य रीजन को दिखाता है उसके कर्ता को हम निम्नलिखित नियम के अनुसार स्वतंत्र करते हैं। फर्स्ट नियम है, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो उसके सब्जेक्ट को लिखकर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सूरज उगा, कोहरा छट गया। इसका होगा द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। तो इस वाक्य में द सन रोज एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हम सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे द सन, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो रोज का रीजन हो जाएगा हैविंग प्लस रीजन वर्ब का थर्ड फॉर्म। द फॉग डिसअपियर्ड हो जाएगा द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपियर्ड। सूर्य उदय हुआ, कोहरा छट गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस आ गई, चोर भाग गए। तो होगा इसका द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे। तो यहाँ पे द पुलिस अराइव्ड यह एक्टिव वॉइस में है, तो इसमें कर्ता लिखने के बाद कर्ता द पुलिस, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हैविंग अराइव्ड, कामा दे के लिखेंगे द थीव्स रैन अवे। हो जाएगा पुलिस के आते ही चोर भाग गए। नेक्स्ट है, सूर्य अस्त हो गया, आसमान में तारे उभर आए। तो इसका होगा द सनसेट
द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो इसका बनेगा द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूर्य अस्त हो गया, आकाश में तारे आ गए। दूसरा नियम है, जब रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसके सब्जेक्ट को लिखकर हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देते हैं। ध्यान रहे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, काम खत्म हो चुका था, हम घर लौट आए। द वर्क वॉज फिनिश्ड, वी रिटर्नड एट होम। तो इसमें द वर्क वॉज फिनिश्ड पैसिव वॉइस में है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट द वर्क है, उसके बाद हैविंग बीन लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है तो फिनिश्ड हो जाएगा। वी रिटर्नड एट होम तो हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड वी रिटर्नड एट होम। काम खत्म हो गया था, हम घर लौट आए। नेक्स्ट है, नेता मारा गया, अनुयायी भाग खड़े हुए। हो जाएगा द लीडर वॉज स्लैन द फॉलोअर्स रैन अवे। यह भी पैसिव में है तो हो जाएगा द लीडर हैविंग बीन स्लैन द फॉलोअर्स रैन अवे। नेता को मार दिया गया, अनुयायी भाग गए। कप्तान मारा गया, सेना भाग गई। द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लेड। तो यह भी पैसिव में है, सब्जेक्ट लिखकर हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। कप्तान मारे गए, सेना भाग गई। तीसरा नियम है, यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करके हम उस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, छुट्टी का दिन था, हम ऑफिस नहीं गए। इट वॉज अ हॉलीडे वी डिडंट गो टू ऑफिस। यहाँ पे वॉज आया हुआ है तो हमको बीइंग करना है, हो जाएगा इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू ऑफिस। अवकाश का दिन होने के कारण हम ऑफिस नहीं गए। नेक्स्ट है, शिक्षक अनुपस्थित थे, छात्रों ने काम नहीं किया। हो जाएगा द टीचर वॉज एब्सेंट द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क। तो यहाँ पे वॉज आया है, बीइंग का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा द टीचर बीइंग एब्सेंट द स्टूडेंट डिडंट वर्क। शिक्षक अनुपस्थित रहे, छात्रों ने काम नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मौसम अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। द वेदर वॉज गुड वी इंजॉयड इट वेरी मच। इसमें भी वॉज आया है तो बीइंग का प्रयोग होगा, द वेदर बीइंग गुड वी इंजॉयड इट वेरी मच। मौसम अच्छा रहा, हमने इसका भरपूर आनंद लिया। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, बाई यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब हम देखेंगे फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, शब्दों का वह समूह जिसमें क्रिया नहीं होती। अपोजिशन क्या है, अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो अल्प विराम यानी कि कामास के बीच में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तुलसीदास रामायण के रचयिता थे, वे भारत के एक महान कवि थे। तो हो जाएगा तुलसीदास वॉज द ऑथर ऑफ रामायण, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। इसका बनेगा तुलसीदास नाउन हो गया
उसके बाद हमको लिखना है फ्रेज इन अपोजिशन। तो द ऑथर ऑफ रामायण वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तुलसीदास नाउन है, उसके बाद द ऑथर ऑफ रामायण है, फ्रेज इन अपोजिशन, जिसे दो कामा के बीच में लिखा गया है। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया वाज द ऑथर ऑफ रामायण। यहाँ भी तुलसीदास नाउन है, उसके बाद हमने फ्रेज इन अपोजिशन का यूज किया है जो कि दो कामा के बीच में है। उसके बाद सेंटेंस को बनाया है, तो हो जाएगा भारत के एक महान कवि तुलसीदास रामायण के लेखक थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, श्री शर्मा मेरे अंग्रेजी के शिक्षक हैं, वह बहुत ईमानदार हैं। मिस्टर शर्मा इज माई इंग्लिश टीचर, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो इसका हो जाएगा मिस्टर शर्मा, ये नाउन है, उसके बाद लिखना है फ्रेज इन अपोजिशन। तो इस मिस्टर शर्मा की व्याख्या करता है माई इंग्लिश टीचर, जो कि दो कामा के बीच में लिखा गया है। और उसके बाद वाक्य बनाएंगे इज वेरी ऑनेस्ट, हो जाएगा मिस्टर शर्मा माई इंग्लिश टीचर इज वेरी ऑनेस्ट। श्री शर्मा मेरे अंग्रेजी के शिक्षक बहुत ईमानदार हैं। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी दिल्ली गए, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसका होगा माई फादर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा माई फादर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। मेरे पिताजी भारत की राजधानी दिल्ली गए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एक महान नेता थे, उन्हें राष्ट्र का पिता कहा जाता है। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नाउन, उसके बाद इसी की व्याख्या करने वाले अपोजिशन को लगाएंगे, तो हो जाएगा अ ग्रेट लीडर। फिर वाक्य बनाएंगे इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इज कॉल्ड अ ग्रेट लीडर। इसका अर्थ होगा राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी को एक महान नेता माना जाता है। नेक्स्ट है, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था, वह एक इटालियन था, उसने अमेरिका की खोज की। तो हो जाएगा कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस जो कि नाउन है, इसी की विशेषता है ए फेमस इटालियन सेलर। फिर वाक्य को पूरा करते हैं डिस्कवर्ड अमेरिका। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, कोलंबस नाउन लिख लिया, उसके बाद इसी का फ्रेज इन अपोजिशन लिखेंगे तो हो जाएगा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वॉज ए फेमस इटालियन सेलर। तो हो जाएगा अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस एक प्रसिद्ध इटालियन नाविक था। नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जिरंड बनाया जाता है। वाक्य में यह नाउन का कार्य करता है जिसका हिंदी अर्थ ना ने नी होता है। एग्जाम्पल देखिए, रवि ने एक कलम खरीदी, उसने इसके लिए 10 रुपये दिए। तो इसका होगा रवि बॉट ए पेन, ही गेव 10 रुपीज फॉर इट। तो इसका हो जाएगा रवि बॉट ए पेन। फिर हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है नाउन या जिरंड से पूर्व,
तो यहाँ पे 10 रुपीज़ से पहले हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग कर लेंगे। तो हो जाएगा रवि बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज। रवि ने 10 रुपए में एक पेन खरीदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने मुझे एक किताब दी। उसने मुझे एक पत्रिका भी दी। सी गेव मी ए बुक। सी आल्सो गेव मी ए मैगजीन। तो यहाँ पे गेव मेन वर्ब है, इसमें हम आईएनजी लगा के जिरंड बनाएंगे और इसके पूर्व हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बिसाइड का यूज करेंगे, बिसाइड्स जिसका अर्थ होता है के अलावा। तो हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी ए बुक सी आल्सो गेव मी ए मैगजीन। मुझे एक पुस्तक देने के अलावा उसने मुझे एक पत्रिका भी दी। नेक्स्ट है उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, उसे सफलता नहीं मिल सकी। ही मेड हिज बेस्ट इफर्ट्स, ही कुड नॉट गेट सक्सेस। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट इफर्ट्स ही कुड नॉट गेट सक्सेस। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट है उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने खबर सुनी, वो बेहोश हो गई। हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। तो यहाँ पे हर्ड मेन वर्ब है, इसमें हम लगाएंगे आईएनजी या बन जाएगा जिरन। मेन वर्ब में आईएनजी लगा के जिरन बनाते हैं और इससे हम पहले हमको यूज करना है प्रीपोजिशन। तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। पति की मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। नेक्स्ट है आपने मेरी सहायता की, मैं फेल हो जाता। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड। तो यहाँ पे आई वुड हैव फेल्ड विदाउट का प्रयोग करेंगे हम प्रीपोजिशन के रूप में। विदाउट योर हेल्प, आपकी मदद के बिना मैं विफल हो गया होता। नेक्स्ट है रोशन को सजा हुई, उसने झूठ बोला। रोशन वॉज पनिश्ड, ही टोल्ड ए लाई। तो यहाँ पे रोशन वॉज पनिश्ड हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे और टेलिंग ए लाई बना देंगे। टोल्ड को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जिरन बनाएंगे और इससे पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे। रोशन वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। रोशन को झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया था। यदि दिए गए वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जिरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसे सम्मानित किया गया, उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। ही वॉज अवार्डेड, ही वॉज गिवेन फर्स्ट प्राइज। तो हो जाएगा ही वॉज अवार्डेड। यहाँ पे ही वॉज गिवेन फर्स्ट प्राइज चूँकि पैसिव वॉइस में है इसीलिए बीइंग गिवेन का प्रयोग करेंगे, यानी कि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसके पहले हमको प्रयोग करना था प्रीपोजिशन का। तो हो जाएगा बाय बीइंग गिवेन फर्स्ट प्राइज, उन्हें प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उसे दंडित किया गया, उसे 10 कोड़े दिए गए। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज गिवेन 10 whips। तो इसका हो जाएगा ही वॉज पनिश्ड, फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज कर लिया, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन 10 whips। ही वॉज पनिश्ड बाई बीइंग गिवेन 10 whips। उसे 10 चाबुक देकर सजा दी गई। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे बाई यूजिंग एडवर्ब और
एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब प्रायः ly का प्रयोग करके बनता है और यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपना काम किया, वह इसके बारे में सावधान थी। तो हो जाएगा शी डिड हर वर्क, शी वॉज केयरफुल अबाउट इट। तो यहाँ पे केयरफुल शब्द आया हुआ है, इसमें हम ly जोड़ेंगे तो हो जाएगा केयरफुली, जो कि एडवर्ब बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा शी डिड हर वर्क केयरफुली, उसने अपना काम सावधानी से किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह क्लास अटेंड कर रहा था, वह नियमित था। तो हो जाएगा ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, इट वॉज रेगुलर। तो इसका बन जाएगा, रेगुलर में ly लगाएंगे तो बन जाएगा रेगुलरली। ही वॉज अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, वह नियमित रूप से क्लास अटेंड कर रहा था। नेक्स्ट है, वह गलत था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो होगा ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पे डाउट में ly लगाएंगे, डाउटेडली हो जाएगा। तो बनेगा इसका ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली, वह निस्संदेह गलत था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बाजार गई, वह जल्दी में थी। शी वेंट टू मार्केट, शी वॉज इन ए हरी। तो यहाँ पे इन ए हरी भी लिख सकते हैं या फिर हरी में ly जोड़ेंगे तो हरीडली बन जाएगा, जो कि एक एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे हरी को हरीडली बना के एक एडवर्ब बना के इस वाक्य को जोड़ देंगे। शी वेंट टू मार्केट हरीडली, वह जल्दी से बाजार गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने इसे पूरे मन से किया। तो होगा आई थैंक्ड हर, आई डिड इट विथ माई हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट शब्द है, इसमें हम ly लगा के हार्टेडली बनाएंगे, जो कि एक एडवर्ब होगा। तो इसका बन जाएगा आई थैंक्ड हर हार्टेडली। तो आज हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव। जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक किताब खरीदी, यह महंगा था। आई बॉट ए बुक, इट वॉज कॉस्टली। यहाँ पे ए बुक एक नाउन है और इसकी विशेषता है कि यह कॉस्टली है। तो हमको क्या करना था, नाउन के पास में इसके एडजेक्टिव यानी विशेषण को रखना था। तो बुक के पहले हम रख लेंगे कॉस्टली, हो जाएगा आई बॉट ए कॉस्टली बुक, मैंने एक महंगी किताब खरीदी। नेक्स्ट है, मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, वह ईमानदार था। आई मेट ए बॉय, ही वॉज ऑनेस्ट। यहाँ पे ए बॉय एक नाउन है जिसकी विशेषता है कि वह ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट को नाउन से पहले रखेंगे तो इसका बन जाएगा आई मेट ए ऑनेस्ट बॉय। सॉरी, यहाँ पे ए लिखा गया है, एन रहेगा। मैं एक ईमानदार लड़के से मिला। नेक्स्ट है, मैंने एक उपन्यास पढ़ा, यह दिलचस्प था। आई रीड अ नॉवेल, इट वॉज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे नॉवेल की विशेषता है कि यह इंटरेस्टिंग है। नॉवेल एक नाउन है तो इसके पहले हम इंटरेस्टिंग को रखेंगे नाउन के बगल में। तो हो जाएगा आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल,
मैंने एक दिलचस्प उपन्यास पढ़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक बाघ भूखा था, उसने एक बैल को मार दिया, बैल भारी था। ए टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड ए बुलॉक, द बुलॉक वॉज हैप्टी। यहाँ पे दो नाउन है और दो एडजेक्टिव। पहला नाउन है टाइगर और उसकी विशेषता है कि वह हंग्री है, तो टाइगर के पहले हंग्री लगाएंगे। और दूसरा नाउन है बुलॉक और इसकी विशेषता है कि यह हैप्टी है, तो बुलॉक के पहले हैप्टी लगाएंगे, तो बन जाएगा ए हंग्री टाइगर किल्ड ए हैप्टी बुलॉक। एक भूखे बाघ ने एक बैल को मार दिया। नेक्स्ट है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, चोर कुख्यात था। द पुलिस कॉट ए थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस। यहाँ पे नाउन है पुलिस और दूसरा नाउन है थीफ, तो यहाँ पे थीफ की विशेषता बतला रहा है नोटोरियस, तो नोटोरियस को हम थीफ के पहले रखेंगे तो हो जाएगा द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ। पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ लिया। दोस्तों, आज हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखेंगे बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक कलम खरीदी, मैंने पेंसिल भी खरीदी। आई बॉट ए पेन, आई बॉट पेंसिल्स आल्सो। तो इसका हो जाएगा पेन एंड पेंसिल, एंड से जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेन एंड पेंसिल। आई बॉट अ पेन एंड पेंसिल्स, मैंने एक पेन और एक पेंसिल खरीदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल दिल्ली चला गया, सरला भी राहुल के साथ चली गई। तो इसका होगा राहुल वेंट टू दिल्ली, सरला आल्सो वेंट विथ राहुल। तो इसका हो जाएगा राहुल एंड सरला, एंड से जोड़ना है कंजक्शन एंड से, तो हो जाएगा राहुल एंड सरला वेंट टू दिल्ली, राहुल और सरला दिल्ली गए। नेक्स्ट है, शीला ने ताज देखा, उसने लाल किला भी देखा। शीला saw the ताज, she saw the रेड फोर्ट आल्सो। तो इसका होगा यहाँ पे ताज और रेड फोर्ट दोनों आया है, तो यहाँ पे ताज एंड रेड फोर्ट एंड से जोड़ देंगे तो हो जाएगा शीला saw the ताज एंड द रेड फोर्ट। शीला ने ताज और लाल किला देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम उदास क्यों हो, तुम लापरवाह क्यों हो, तुम घबराए क्यों हो। यहाँ पे तीन वाक्य है, वाई आर यू सैड, वाई आर यू केयरलेस, वाई आर यू नर्वस। तो यहाँ पे सैड, केयरलेस एंड नर्वस, इन्हीं तीनों को हमको जोड़ना है एंड से, तो हो जाएगा वाई आर यू सैड कामा केयरलेस एंड नर्वस। आप दुखी, लापरवाह और घबराए हुए क्यों हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे प्रथम पुरस्कार मिला, उसे दूसरा पुरस्कार भी मिला। सी गॉट फर्स्ट प्राइज, सी आल्सो गॉट सेकेंड प्राइज। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज एंड सेकेंड प्राइज, एंड से दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सी गॉट फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज। उसे पहला और दूसरा पुरस्कार मिला। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसमें कुछ नियम जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मुख्य उपवाक्य,
तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसीलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय सिंपल सेंटेंस में से एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सब्जेक्ट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, यह सभी को पता है। यू आर द बेस्ट टीचर, इट इज़ नोन टू ऑल। तो यहाँ पे 2 सिंपल सेंटेंस दिया गया है जिसे मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पे डैट है, डैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो बन जाएगा डैट यू आर द बेस्ट टीचर इज नोन टू ऑल। डैट यू आर द बेस्ट टीचर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इज नोन टू ऑल एक प्रिंसिपल क्लॉज है। डैट चूँकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है इसीलिए यह एक सब्जेक्ट टू ए वर्ब है। इसका हिंदी अर्थ होगा आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, सभी को पता है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, रवि एक ईमानदार लड़का है, सबको पता है। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, एवरीवन नोज इट। तो यहाँ पे एवरीवन नोज डैट रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे डैट रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एवरीवन नोज इट यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे डैट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है इसलिए यह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब यूज हुआ है। इसका हिंदी अर्थ है सभी जानते हैं कि रवि एक ईमानदार लड़का है। थर्ड है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हें कल बताया था, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। आई टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट बिलीव ऑन इट। तो यहाँ पे हो जाएगा यू मस्ट बिलीव ऑन वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो यहाँ पे वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि आई मस्ट बिलीव ऑन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है, जबकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इसका हिंदी अर्थ है मैंने जो तुम्हें कल कहा था उस पर विश्वास करना चाहिए। फोर्थ है कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, तनिषा अपनी परीक्षा में फेल हो गई, इसका कारण उसकी लापरवाही है। तनिषा हैज़ फेल्ड इन हर एग्जामिनेशन, द रीजन इज हर केयरलेसनेस। तो इसका बन जाएगा द रीजन ऑफ तनिषाज फेल्योर इन हर एग्जामिनेशन इज डैट सी इज केयरलेस। तो यहाँ पे डैट सी इज केयरलेस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि द रीजन ऑफ तनिषाज फेल्योर इन हर एग्जामिनेशन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। चूँकि डैट सी इज केयरलेस एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है इसलिए यह एक कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। इसका हिंदी अर्थ है तनिषा की परीक्षा में असफलता का कारण है कि वह लापरवाह है। फिफ्थ है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। तो केस इन अपोजिशन है,
अपोजिशन का अर्थ है बगल में। नाउन के बगल में दो कामा के बीच में रखा जाता है वह चीज़ जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। यहाँ पे द न्यूज एक नाउन है, इसकी विशेषता है डेट महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड, जिसे दो कामा के बीच में रखा गया है और यह एक केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, इसका हिंदी अर्थ है यह खबर कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई एक जंगली आग की तरह पूरे देश में फैल गई। दोस्तों आपको बता दें, नाउन क्लॉज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। डेट, हु, विच, वेन, वेयर, वाई, व्हाट के द्वारा नाउन क्लॉज बनाया जाता है। इसका हिंदी अर्थ क से शुरू होता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रवि ने एक मोबाइल खरीदा, वह बहुत ही सुंदर था। रवि बॉट ए मोबाइल, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका हो जाएगा रवि बॉट ए मोबाइल विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मोबाइल एक नाउन है जिसकी विशेषता है कि वह बहुत सुंदर थी। तो विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि मोबाइल की विशेषता बता रहा है। इसका हिंदी अर्थ होगा रवि ने एक मोबाइल खरीदा जो बहुत ही सुंदर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द विलेज आई वॉज बॉर्न हियर। तो इसका बन जाएगा दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे विलेज एक नाउन है जिसकी विशेषता है वेयर आई वॉज बॉर्न। तो वेयर आई वॉज बॉर्न एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जबकि यह वेयर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ वेयर आई वॉज बॉर्न, जबकि दिस इज द विलेज एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है यह वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कल एक लड़का मेरे पास आया, वह लंगड़ा था। ए बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज लेम। तो इसका बन जाएगा ए बॉय केम टू मी यस्टरडे हु वॉज लेम। यहाँ पे ए बॉय एक नाउन है जिसकी विशेषता है हु वॉज लेम। तो हु वॉज लेम एक एडजेक्टिव क्लॉज है। चूँकि हु एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसीलिए हु वॉज लेम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ए बॉय केम टू मी यस्टरडे एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ होगा कल एक लड़का मेरे पास आया जो लंगड़ा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह किसी कारण से रो रही थी, कारण किसी को नहीं पता था। इसका हो जाएगा शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन नो बॉडी न्यू द रीजन। तो इसे हम जोड़ के बनाएंगे नो बॉडी न्यू द रीजन वाई शी वॉज वीपिंग। यहाँ पे वाई शी वॉज वीपिंग एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जबकि नो बॉडी न्यू द रीजन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ होगा कोई नहीं जानता था कि वह क्यों रो रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय देती है। आई हैव ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। तो इसका बन जाएगा आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। यहाँ पे वॉच एक नाउन है जिसकी विशेषता है विच गिव्स करेक्ट टाइम, इसीलिए विच गिव्स करेक्ट टाइम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि
आई हैव ए वॉच एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। एक बात ध्यान देने लायक है, एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, हुज, डैट, होम, विच या किसी रिलेटिव एडवर्ब यानी कि हाउ, वाई, व्हेन, वेयर से बनता है। इन शब्दों को जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही हो उसके पास रखनी चाहिए। थर्ड हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है सोविंग टाइम। इसके लिए हम कंजक्शन प्रयोग करते हैं व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, लॉन्ग एज, टिल, अनटिल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने दोस्त का इंतज़ार किया, मैंने उसके आने तक इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। तो इसका बन जाएगा आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल ही अराइव्ड। यहाँ पे आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड एक प्रिंसिपल क्लॉज है, टिल ही अराइव्ड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चूँकि यहाँ पर टिल का प्रयोग हुआ है जो कि टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यह टाइम शोइंग है। इसका हिंदी अर्थ होगा मैंने अपने दोस्त के आने तक उसका इंतज़ार किया। सेकेंड है शोविंग प्लेस, जो कि स्थान प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं वेयर या वेयर एवर। एग्जाम्पल देखिए, अब्दुल कलाम कई स्थानों पर गए, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। अब्दुल कलाम वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो हो जाएगा इसका अब्दुल कलाम वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वॉन्ट। यहाँ पे वेयर एवर प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि अब्दुल कलाम वॉज वेलकम्ड एक प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर एक स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। इसका हिंदी अर्थ होगा वह जहाँ भी गए अब्दुल कलाम का स्वागत किया गया। तीसरा है शोइंग रीजन, जो कि कारण को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं बिकॉज, एज, सिंस। एग्जाम्पल देखिए, वह कमज़ोर है, वह अपनी परीक्षा में फेल हो गया। इसका बनेगा ही इज़ वीक, ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन। कंबाइन करके इसको बनाएंगे ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज वीक। तो यहाँ पे बिकॉज ही इज वीक एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एक कारण को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है वह अपनी परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि वह कमज़ोर है। चौथा है शोइंग कंडीशन, जो कि शर्त को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं इफ़, अनलेस, इन केस। एग्जाम्पल देखिए, कड़ी मेहनत करो आपको सफलता मिलेगी, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि यू विल गेट सक्सेस एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कंडीशन को शो कर रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करोगे। इसका हिंदी अर्थ होगा अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है शोइंग कंपैरिजन, जो तुलना को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं एज, सो एज, देन या सो। एग्जाम्पल देखिए, राधा सुंदर है, शीला भी उतनी खूबसूरत है। इसका होगा राधा इज
ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम एज का प्रयोग कर लेंगे। शीला इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। यहाँ पे दोनों में तुलना प्रकट किया गया है। शीला राधा की तरह ही सुंदर है। नेक्स्ट है शोइंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का अर्थ है अंतर या विरोध। इसके लिए कंजक्शन यूज करते हैं इवन इफ, दो, आल्दो। एग्जाम्पल देखिए, वह गरीब है, उसने आपकी घड़ी नहीं चुराई। ही इज पुअर, ही डिड नॉट स्टील योर वॉच। यहाँ पे कंट्रास्ट शो किया गया है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे। ऑल्दो ही इज पुअर, ही डिड नॉट स्टील योर वॉच। यहाँ पे ऑल्दो ही इज पुअर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ही इज नॉट स्टील योर वॉच एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे दोनों क्लॉजों में एक कंट्रास्ट शो किया गया है। इसका हिंदी अर्थ होगा, हालांकि वह गरीब है लेकिन उसने आपकी घड़ी नहीं चुराई। नेक्स्ट है शोइंग रिजल्ट, जो कि परिणाम को दर्शाता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं सो डैट। एग्जाम्पल है, वह बहुत कमज़ोर था, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। ही इज़ वेरी वीक, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो इसका होगा ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे डैट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ही वॉज सो वीक एक प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों को सो और डैट से जोड़ा गया है, जो कि एक परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसका हिंदी अर्थ होगा, वह बहुत कमज़ोर था, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। नेक्स्ट है शोइंग पर्पज, जो कि उद्देश्य को शो करता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं इन ऑर्डर डैट, सो डैट, लेस्ट। एग्जाम्पल है, वह बहुत तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। ही रैन वेरी फास्ट, ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे उद्देश्य को शो कर रहा है, क्योंकि वह तेज दौड़ा, क्योंकि वह चाहता था कि वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर सके। तो इसका बन जाएगा ही रैन वेरी फास्ट सो डैट ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे सो डैट ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि ही रैन वेरी फास्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ होगा, वह बहुत तेज़ी से भागा ताकि उसे पहला पुरस्कार मिल सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है शोइंग मैनर, जो कि काम करने के तरीके को या ढंग को बताता है। इसके लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं एज, सो, फॉर, एज। एग्जाम्पल है, वह यह गीत गाती है, मैं इस गाने को उसी तरह से गाता हूँ। शी सिंग्स दिस सॉन्ग, आई सिंग दिस सॉन्ग इन द सेम वे। तो यहाँ पे एक तरीके को दर्शाया गया है कि वह जिस प्रकार से गीत गाती है उसी तरीके से मैं भी गाता हूँ। यह एक ढंग है, मैनर है। तो इसका बन जाएगा आई सिंग दिस सॉन्ग एज शी सिंग्स। तो यहाँ पे एज शी सिंग्स एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि आई सिंग दिस सॉन्ग एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका हिंदी अर्थ है, मैं यह गीत वैसे ही गाता हूँ जैसे वह गाती है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इसके लिए दो रूल होते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके, सेकंड होता है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है
कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके, सेकेंड है अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके, थर्ड है एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके, और फोर्थ है इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। फर्स्ट है कुमुलेटिव यानी कि जोड़ बताने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके। इसके कंजक्शन है एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका एग्जाम्पल है उसने कल मेरी बाइक ली, उसने आज उसे लौटा दिया। तो इसका होगा ही टुक माई बाइक एस्टरडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे। इसका बनेगा ही टुक माई बाइक एस्टरडे, एंड से इसे हमने जोड़ दिया है, बन जाएगा एंड रिटर्न्ड इट टुडे। तो यहाँ पे कुमुलेटिव कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हमने दो वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। इसका हिंदी अर्थ है उसने कल मेरी बाइक ली और आज उसे वापस कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह अनुपस्थित चिन्हित किया गया, उसे क्लास से बाहर कर दिया गया। ही वॉज मार्क्ड absent, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो इसे भी एंड से जोड़ा जा सकता है, ही वॉज मार्क्ड absent एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पे एंड का प्रयोग करके हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है जो कि कुमुलेटिव कंजक्शन है एंड। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ही वॉज मार्क्ड absent एज वेल एज का प्रयोग करके, ये भी कुमुलेटिव कंजक्शन है, एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। इसका अर्थ होगा वह अनुपस्थित चिन्हित किया गया, साथ ही साथ क्लास से बाहर कर दिया गया। या फिर इसको नॉट ओनली बट आल्सो से बना सकते हैं, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। वह न केवल अनुपस्थित चिन्हित किया गया था बल्कि कक्षा से बाहर भी हो गया था। सेकेंड है अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प बताने वाले कंजक्शन। ये कंजक्शन है आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। एग्जाम्पल देखिए, जल्दी करो हमारी बस छूट जाएगी। मेक हेस्ट वी शैल मिस द बस। तो हम इन दोनों वाक्यों को और का प्रयोग करके जोड़ेंगे जो कि एक अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प बताने वाला कंजक्शन है। तो इसका हो जाएगा मेक हेस्ट और वी शैल मिस द बस। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, मेक हेस्ट अदरवाइज का प्रयोग करके। दोनों वाक्यों को हम अल्टरनेटिव कंजक्शन की सहायता यानी अदरवाइज का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। तो हो जाएगा मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द बस। जल्दी करो अन्यथा हमारी बस छूट जाएगी। थर्ड है एडवर्सेटिव यानी विरोध बताने वाले कंजक्शन है बट, हाउएवर, यट, स्टिल, नेवरदलेस, वेयर एज, वाइल। एग्जाम्पल देखिए, वह गरीब है, वह ईमानदार है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमने बट से दोनों वाक्यों को जोड़ा है जो कि एक एडवर्सेटिव यानी विरोध बताने वाले कंजक्शन है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बूढ़ा है, वह कड़ी मेहनत करता है। ही इज ओल्ड, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ भी बट से हमने जोड़ा है, ही इज ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड। वह बूढ़ा है लेकिन कड़ी मेहनत करता है। फोर्थ है इलेटिव यानी कि परिणाम बताने वाले। इसके कंजक्शन है फॉर, देयरफॉर, सो, हेंस। एग्जाम्पल है, वह एक राजा का बेटा है,
वह धनी है। ही इज द सन ऑफ अ किंग, ही इज रिच। तो यहाँ पे हमने इलेटिव कंजक्शन देयरफॉर का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ा है, तो हो जाएगा ही इज द सन ऑफ ए किंग देयरफॉर ही इज रिच। वह एक राजा का बेटा है इसलिए वह अमीर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे। शी लेफ्ट हर स्टडीज, शी हैड नो मनी। तो इसका हो जाएगा इलेटिव कंजक्शन सो का प्रयोग यहाँ हमने किया है। शी हैड नो मनी सो शी लेफ्ट हर स्टडीज। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। सेकेंड नियम है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हुज, हु, डेट, विच, whom। जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इसका एग्जाम्पल है, मैं मयंक से मिला, उन्होंने मुझे एक पत्रिका दी। आई मेट मयंक, ही गेव मी ए मैगजीन। तो इस वाक्य को मैंने हु से जोड़ के बनाया है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हो जाएगा आई मेट मयंक हु गेव मी ए मैगजीन। यहाँ पे हु की जगह हम लगा सकते थे एंड ही, इससे भी बन जाता आई मेट मयंक एंड ही गेव मी ए मैगजीन। दोनों तरीके से बनाया जा सकता था। इसका हिंदी अर्थ होगा, मैं मयंक से मिला जिन्होंने मुझे एक पत्रिका दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं पिछले साल लखनऊ गया था, मैं वहाँ 3 दिन रहा। आई वेंट टू लखनऊ लास्ट ईयर, आई स्टेड देयर फॉर 3 days। तो यहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करके बनाए हैं जो कि एक रिलेटिव एडवर्ब है। लास्ट ईयर आई वेंट टू लखनऊ वेयर आई स्टेड फॉर 3 days। इसको एंड देयर से भी बनाया जा सकता था, जैसे लास्ट ईयर आई वेंट टू लखनऊ एंड देयर आई स्टेड फॉर 3 days। पिछले साल मैं लखनऊ गया था जहां मैं 3 दिन रहा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।